गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। और एक बार फिर से मैं ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? और काफी दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, काफी दिनों बाद ज्योग्राफी की क्लास जा रही है। उसके रीजन के लिए मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, चाहे जो भी रहा जैसा भी रहा, नेट की वजह से क्लासेस में नहीं ले पा रहा क्योंकि सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। कमेंट्स भी जो लोग दे रहे हैं थोड़ा इस बात का ध्यान रखा करें कि किस बात के लिए क्या कमेंट्स दिया जाता है। जैसे पता नहीं है क्या नाम था उनका, नाम तो नहीं पता, मैसेज किया था उन्होंने कि सर ये है वो है जो भी है, तो इस चीज का ध्यान रखा करिए कि जब पूरी टीम को हैंडल करना होता है तो सारा काम मुझे ही देखना होता है। पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं अपनी सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा या कंप्लीट नहीं करूंगा। खैर वो बात छोड़िए, नोट्स आप लोगों को मिल चुका होगा। इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों नोट्स मिल चुका होगा। नोट्स जब मैंने बनाना शुरू किया और मैंने पब्लिकली किया तो कई लोगों का फोन इस तरीके के आया कि सर आप नोट्स नहीं देना चाहते हैं तो 300 रुपया ले लीजिए, हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे। यार एक बात हमें ये चीज समझा दो कि मतलब हद होती है किसी चीज की बोलने की। अपनी मेंटालिटी आप लोग क्यों बताते हैं? नोट्स हम इसलिए लेट करके भेजे हैं क्योंकि नदी का पोर्शन हम चाहते थे कि जब नदी का पोर्शन शुरू करें तो नदी वाला नोट्स आप लोग के पास पड़ा है, क्योंकि नदी की थ्योरी लिखवाने में बहुत लंबा समय लगता है। हम यहाँ पर नदी को बेहतर तरीके से समझाते और आप अपना जो नोट्स भेजते उस नोट्स में से आप लोग देख लेते। और मैं इस बात की चैलेंज देकर कहता हूं कि जो नोट्स मैंने भेजा है जाइए 15-20 किताब उठाकर पढ़ लीजिएगा। इतनी क्लियरिटी, इतनी बेहतरीन तरीके से अगर किसी ने इसका वर्णन किया होगा नदी का, पर्वत पठारों का, तो फिर आप हमें रिप्लाई करके कहिएगा कि सब नोट्स बेकार है आपका। बड़ी मेहनत लगी उस नोट्स को बनाने में, उसको करने में। ठीक है, तो अब आपके पास पूरी, मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन सुविधा कि इंसान पढ़ाया भी, लिखवाया भी, हर चीज कराया और आप लोगों को नोट्स भी उपलब्ध कराया, इससे बेहतरीन सुविधा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम लोग क्लासेस अपनी। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पठारी क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। किस चीज के बारे में पढ़ा था? पठारी क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत की नदियों के बारे में। किसके बारे में शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे भारत के नदियों के बारे में शुरू करेंगे। भारत की नदियां या रिवर का पॉइंट कह लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक एग्जाम में नदी से एक प्रश्न या 2 प्रश्न बनते ही रहते हैं। या तो नदियों के इधर 5 साल 6 साल से देखा जा रहा है तो नदियों के प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल रहा है। हिमालय की तरफ से जो नदियां निकलती हैं उनकी व्याख्या, उनका प्रश्न पूछना दूसरे तरीके से होता है, और जब हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ते हैं तो उसकी व्याख्या उसके दूसरे तरीके से की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत की नदियों के बारे में जाने तो कह सकते हैं कि भारत एक नदियों का देश कहा जाता है। भारत जो है नदियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। इस पूरे भारतीय भूभाग पर करीब 4000 छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं। कितनी होती हैं? 4000 छोटी और बड़ी सभी नदियां पूरे भारतीय भूभाग पर प्रवाहित होती हैं। जितने भी भारत की नदियां हैं, जितने भी भारतीय नदियां हैं, भारत की नदियां हैं, उन सभी नदियों का नामकरण भारतीय संस्कृति के आधार पर रखा गया है, या किसी देवता के नाम पर, या किसी देवता के पुत्री के नाम पर, या उनकी पत्नी के नाम पर हमारे भारत की नदियों को नाम रखा गया है। जैसे गंगा, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये कहीं ना कहीं आप जब रामायण और महाभारत जैसे चीजों को पढ़ेंगे आप तो वहां से इनकी, जैसे ताप्ती नदी तो सूर्य की पुत्री थी ताप्ती, और उन्हीं के नाम पर तापी नाम था तो उनका नाम पर इनके नाम ताप्ती नदी रखा गया। और जितने भी नदियों का उद्गमित स्रोत देखेंगे हमारे भारत की नदियों का जितने भी उद्गमित स्रोत देखेंगे वो किसी न किसी धार्मिक जगह से ही उस नदियों का प्रवाह क्षेत्र निकलता है। जैसे गंगा को ले तो गंगा भी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी वो भी कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों से ही हमारी उस नदी का शुरुआत होता है। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सभी की सभी नदियां बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न भी खूब सारे पूछे जाते हैं। तो नदी हम पढ़ेंगे और बहुत जोरदार तरीके से नदी को पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हम नदियों को डिफाइन करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन बहुत सारी चीजों को समझना भी होगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हमको प्रश्नों को करना होगा। और दूसरी चीज की नदियां जब पढ़ाऊंगा तो एकदम बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन मैप पर रखिएगा। 10 सेकंड या 1 सेकंड के लिए अपने माइंड को रिवर्स पीछे हटाइएगा मत। तो मैं गारंटी देता हूं नदी कहीं भी पढ़ोगे, एक बार मुझसे नदी पढ़ी हो पब्लिकली, एक बार नदी और पढ़ के देखो, दिमाग में सेट हो जाएगी आपकी हर एक चीज।
आओ शुरू करते हैं। भारत की अगर हम नदियों के बारे में जाने तो भारत की नदियां जो इन नदियों को इनके किसके आधार पर भी बताते हैं। भारत की जो नदियां हैं वो एक ही नदियां नहीं है, बल्कि क्षेत्रों के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले अगर भारत की नदियों की बात करें तो इनको प्रवाह के आधार पर, किसके आधार पर? प्रवाह के आधार पर। प्रवाह का मतलब क्या होता है? फ्लो, बहाव के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फ्लो के अनुसार हमारे भारत की नदियों को दो भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है? बहाव के आधार पर हमारी भारत की नदियों को दो बराबर भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में विभाजित किया गया। विभाजन तभी किया जाता है जब दोनों के स्वभाव में क्या होता है? दोनों का स्वभाव मिलता जुलता ना हो तो वो चीजें अलग कहलाती है। ठीक उसी तरीके से भारतीय भूभाग पर तो बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन सभी नदियों का नेचर अपना अलग अलग है। और इसी नेचर के आधार पर भारत के नदियों को दो भागों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। और एक भाग जो यहां पर कहलाया उसे हम कहते हैं हिमालय नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय नदियां कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालय नदियां हमारी क्या होती है? हिमालय नदियां। जो दूसरी कहलाती है, दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो कहलाता है वो होता है प्रायद्वीपीय नदियां। क्या होता है? प्रायद्वीपीय नदियां होती है। यानी पहली नदी कौन सी होगी? पहली नदी हो गई हिमालय नदी की, हमने चर्चा की। दूसरी नदी कौन सी हो गई? दूसरी हमने प्रायद्वीपीय नदी की चर्चा की। यानी दोनों नदियों को अच्छे से बताया आपको। पहला क्या रहा? हमने बोला कि प्रवाह के आधार पर इन दोनों नदियों को क्या किया गया? विभाजित किया गया। ये कहलाता है हिमालय नदियां और ये कहलाता है प्रायद्वीपीय नदी कहलाता है। ठीक है। अगर इनके नेचर में परिवर्तन हुआ तो आखिर परिवर्तन क्यों हुआ, उसी एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करना शुरू करेंगे। सबसे अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, सबसे ये एक बात बता देते हैं, अगर नोट्स दिया हूं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप नोट्स नहीं बनाओगे। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर से मैं वहां से जो भी फाइल रह जाऊं साले वहां से डिलीट कर दूंगा, फिर झेल देगा। इसलिए मुझे पता है डाउनलोड करके रख ली होगी, मैं जानता हूं। ठीक है, चलो बनाते रहिए, नोट्स फायदा होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या जानेंगे कि इस आखिर इन दोनों नदियों को इसके आधार पर, प्रवाह के आधार पर तो इनको बदल दिया गया। कहने का सेंस ये है कि जो नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलेंगी उनको हिमालय नदियां कहते हैं, और जो नदियां प्रायद्वीपीय भाग से निकलेंगी उसको प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन जरूर रहता होगा। तो आइए उन्हीं मतलब परिवर्तनों को या उन्हीं चेंजेस को या डिफरेंट को हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हिमालय नदियों की। तो हिमालय नदियों की एक सबसे खास बात आती है कि यह नदियां जो होती हैं वो सबसे क्या होती है? सबसे लंबी होती है। क्या होती है? सबसे लंबी होती है। हिमालय नदियों की अगर एक महत्वपूर्ण विशेषता देखो, जिस नदी की जितनी लंबाई ज्यादा होगी और उसकी लंबाई के आधार पर भी उसकी बाकी सारी नेचर क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। नदी अगर लंबी है तो बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। जैसे हमारी हिमालय की जितनी भी नदियां होती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सभी की सभी नदियां किस प्रकार की नदियां हैं? हिमालय नदियां हैं, और वो सबसे लंबी होती हैं। ठीक है, किसकी अकॉर्डिंग लंबी होती हैं? हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अपेक्षा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या होती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां छोटी होती है, बहुत लंबी नहीं होती। ठीक है, ये क्या होती है? छोटी होती है। मतलब सिंपल सी बात है कि मतलब छोटी सी कहने का सेंस अगर हम जान लें तो छोटी की जगह कह सकते हैं कम लंबी होती है। ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे लंबी होती हैं, और इधर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या होती है? कम लंबी होती है। ये ज्यादा अच्छा लगेगा बोलना। क्या होती है? कम लंबी होती है। किसकी अपेक्षा? हमारे हिमालय नदियों की अपेक्षा कम लंबी होती है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट अगर लें तो इसमें सबसे पहले हम उद्गम को जानेंगे। क्या जानेंगे? उद्गम को जानेंगे। उद्गम, हिमालय नदियों का उद्गम जो होता है वो उद्गम किन क्षेत्रों से होता है? ग्लेशियर से होता है।
कहां से होता है? ग्लेशियर से होता है। और अगला पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्षा पर निर्भर नहीं होती है। वर्षा पर क्या होती है? निर्भर नहीं होती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, बताते हैं अभी आपको। कहता है कि हिमालय नदियों की बात करें तो हिमालय नदियों का जो उद्गम यानी ओरिजिन का मतलब होता है उद्गम। आखिर नदियां निकलती कहां से हैं? इन नदियों का उद्गम हमारे ग्लेशियर से होता है। ठीक है, ग्लेशियर से होने के कारण इसकी कुछ विशेषता बढ़ जाती है। ग्लेशियर से उद्गम होने के कारण इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता बढ़ जाती है। जैसे ग्लेशियर क्या है? जैसे मानो ये पूरा हमारा पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्रों के हिमालय क्षेत्र होता है। ये सब चीजें क्या होता है? हिमालय क्षेत्र होती है सारी चीजें, ये ऐसे हिमालय क्षेत्र हो गए। तो जब हम स्थल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, कितने मीटर पर? 4400 मीटर की ऊंचाई पर। 4400 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है और उस रेखा का हम नाम रखते हैं हिम रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिम रेखा बोलते हैं। इस रेखा के जब आप ऊपर जाओगे तो पूरा माइनस में डिग्री चली जाती है, -डिग्री। और ये जो ऊपर का जो पूरा पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र होता है वो पूरे एक सफेद चादर, बर्फ जो होता है सफेद चादर के रूप में पूरा बिछा हुआ होता है। मतलब वहां ना कोई जीव जंतु ना कोई वनस्पतियां कुछ नहीं होती है। यहाँ पर इतनी ज्यादा डिग्री कम में होती है सियाचिन ग्लेशियर कि अगर थोड़ा सा भी अगर आपके हाथ को ठंड लगी तो हाथ कटकर गिर जाएगा। ये यहाँ पर सिचुएशन होता है। और इन्हीं क्षेत्रों से, जैसे मान लो कि यहां से इन क्षेत्रों से ऐसे नदियां, कुछ नदियां ऐसे हैं, मान लो ये नदियां हो। अब इन्हीं क्षेत्रों में क्या होता है कि जब वर्षा क्या, जब धूप निकलता है, जब हमारा सूर्य की प्रकाश पड़ता है, जब सूर्य यानी तापमान बढ़ता है तो बर्फ उष्मापात है वो क्या करेगा? पिघलेगा। और पिघलकर जब वो बहता है और वो बहकर किसमें चला जाता है? इन्हीं नदियों में चला जाता है। तो ग्लेशियर वर्ष भर क्या होता है? ठंडे में भी जम जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जलीय क्षेत्र होता है। तो इन हमारे हिमालय नदियों को लगातार अगर जल की प्राप्ति होती है तो वो जल की प्राप्ति कहां से होती है? ग्लेशियर से होती है। कहां से होती है? ग्लेशियर से होती है। हमारी हिमालय की नदियां इस पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं कि जब वर्षा होगा तो इसके जल का स्तर बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्षा हो या ना हो, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु इन नदियों पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न और बड़ा बढ़िया निकल कर आता है। पूछा जाता है कि क्या कारण है कि मार्च के महीने में ही गंगा के जल का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि वर्षा तो अप्रैल मई जून में होता है। तो इस बात को बताओ, क्या मार्च में बोला, क्वेश्चन पूछा कि क्या कारण है कि मार्च में ही गंगा नदी के जल का स्तर बढ़ने लगता है, जबकि मतलब वर्षा से पहले ही बढ़ने लगता है। तो मार्च जब मार्च आता है तो क्या होता है? गर्मी आने शुरू हो जाती है, तापमान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जब तापमान बढ़ता है तो बर्फ धीरे धीरे क्या होता है? पिघलता है। और जब बर्फ पिघलकर जलीय क्षेत्र के रूप में प्रवाहित होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। और वही ग्लेशियर का जल हमारी इस गंगा नदी में मिल जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए गंगा नदी का जल क्या होता है? मार्च के महीने में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हिमालय नदियां हैं, हिमालय नदियों का उद्गम क्या होता है? ग्लेशियर से होता है। और ये नदियां जो होती हैं वर्षा पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होती हैं। ये वर्षा हो या ना हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है हिमालय की नदियों। समझ में आ गया? चलो अब यहां पर देख लेते हैं कि आखिर देखिए क्या खास बात है, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम यहां पर आते हैं, इसमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। अब जब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जब अगर हम बात करें या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में अगर हम जाने या सोचें उसके बारे में, तो दो चीज सोचने वाली बात है कि हिमालय की जो नदियां हैं वो वर्षा पर तो आश्रित होती नहीं। अब जब वर्षा पर आश्रित नहीं होती तो उनको जल कहां से मिला? ग्लेशियर से मिला। तो ग्लेशियर से इसलिए मिला क्योंकि वो हिमालय क्षेत्र से निकल गई। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करें, इसकी प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, ये हमारा हिस्सा अगर हम देखें ये वाला हिस्सा है, तो इधर तो फिर पूरा का पूरा ऐसे पठारी क्षेत्र ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये पूरा का पूरा क्या होता है? पठारी क्षेत्र ही होता है। अब पठारी क्षेत्रों में ग्लेशियर नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि ग्लेशियर होता होगा, नहीं है ना? ग्लेशियर नहीं होता है। तो
तो फिर इनको जल कहां से प्राप्त होता है? क्या होता है फिर इनको जल कहां से प्राप्त होता है? ठीक है, तो आइए जानते हैं इनको। ये जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं ये वर्षा पर आश्रित होती हैं। पहली बात तो ये होती है, वर्षा पर आश्रित होती है। आश्रित होना क्या होती है? क्या होती है? वर्षा पर आश्रित होती है। कम लंबी होती है, पता होगा, वर्षा पर आश्रित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर हम बात करें तो ये हमारा मानो कि इस तरीके से पठारी क्षेत्र होता है कि नहीं होता? इस तरीके से मानो यहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे पठारी क्षेत्रों की तरह ऐसे होते हैं। पठारी क्षेत्र ऐसे 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 होते हैं। तो जब वर्षा होता है तो इन क्षेत्रों में जल भर जाता है। क्या होता है? ये गड्ढों में जल भर जाता है। कभी देखे होंगे कि कहीं घूमने होंगे पठारी क्षेत्र में, बहुत बड़ा पठार है, ऊपर से जल नहीं निकल रहा है, लेकिन पठार के बीचों बीच छोटी सी सुरंग टाइप की होती है और उसमें से जल ऐसे निकलता रहता है। देखे होगा ना कि बहुत बड़ा पठारी क्षेत्र है। जैसे मान लो कि ये पूरा अगर कर दे, यहाँ से ये पूरा मान लो पठारी क्षेत्र अगर हम कर दिए, इसको पूरा हम कलर कर दे, ऐसे दिखाते हैं आपको कि बहुत समझ लो कि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्न यहाँ से। ये हमारा ये हो गया, मान लो पूरा पठारी क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर जल भरा और जल भर कर क्या होता है? पठारी क्षेत्र के नीचे की ओर स्रावित होता है, मतलब खींचता है। और जैसे मान लो कि यहीं पर उसका होल है, यहीं पर, और यहाँ से वो जल क्या करता है? अंदर अंदर होकर यहाँ से जल वो निकलना शुरू करता है और वो नदी के रूप में बहना शुरू करता है। तो एक तो यहाँ पर जल का, वर्षा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वर्ष भर जल का स्तर एक समान नहीं रहता, बल्कि कम हो जाता है। जब वर्षा होती है तो ज्यादा, और वर्षा नहीं होती है तो फिर जल का स्तर कम हो जाता है। तो याद रखिएगा कि वर्षा पर आश्रित होती हैं कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और एक तो मुख्य और इनकी सहायक नदियां। इनके जल का स्तर में, इनके नदियों के प्रवाह में दो बड़ी मुख्य भूमिका निभा जाती है। एक तो वर्षा होती है तो, और जो अगल बगल की नदियां आकर क्या होती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी मुख्य नदियों में गिरती हैं, तो वो भी अपना जल लेकर मुख्य नदी में गिराती हैं, तो इनके जल का स्तर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर यही जानने की बात है कि ये हमारे ग्लेशियर पर आश्रित होती है, वर्षा पर आश्रित नहीं होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा पर क्या होती है? आश्रित होती है। क्या होती है? वर्षा पर आश्रित होती है। समझ में आ गया? चलो, इतने चीजों को ये नोट करते रहिएगा। कॉपी पर नोट करोगे बहुत बेहतरीन है, बता देता हूं। कॉपी पर नोट करते रहना, ये नहीं छोड़ देना इसको, कॉपी पर बिल्कुल नोट करना। ठीक है, हिमालय नदियां सबसे लंबी होती है, चीजें हमें बता दी। अगला जाओ, अगला कि हिमालय की जो नदियां होती हैं यह बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बड़े बड़े डेल्टा करती है। क्या होती है भैया? बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण, लेकिन ये बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो डेल्टा का निर्माण ये भी करती है, लेकिन दो होता है। ये छोटे, मतलब कि दो, डेल्टा का निर्माण, डेल्टा, और एक और चीज बनाती है एस्चुरी का भी ये क्या करती है? निर्माण करती है प्रायद्वीपीय। एस्चुरी का मतलब अगर लिख लो तो होता है ज्वार नद मुख होता है। क्या होता है? ज्वार नद मुख होता है। ध्यान से समझो कि हिमालय की जो नदियां होती हैं वो बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इनकी अपेक्षा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, और एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख का भी निर्माण करती हैं। याद रख लेना, ये सिर्फ एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत की नदियां करती हैं, हिमालय की नदियां नहीं करती। अब डेल्टा होता क्या है ये समझ लो भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। फिगर पे भी बना लेना, मैं बना रहा हूं। ये हमारा मानो ये हमारा पूरा जलीय क्षेत्र है, या मुझे ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बनाते हैं ये मानो पूरा हमारा सागरीय क्षेत्र है। पूरा क्या हमारा सागरीय क्षेत्र है। इस पूरे लिखते भी रहो साथ में भैया। और ये हमारा पूरा जलीय क्षेत्र है। अब देखो क्या होता है,
डेल्टा सबसे ज्यादा अगर डिपेंड करता है और आश्रित होता है तो वो नदी की लंबाई पर आश्रित होता है। नदी की लंबाई अगर ज्यादा है तो बड़े डेल्टा का निर्माण होगा, अगर नदी की लंबाई छोटी है तो छोटे डेल्टा का निर्माण होगा। लेकिन आप एक बात तो जानते हो क्यों हमने छोटा बोला? क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो हिमालय से आती है उतनी दूरी तय करके, और प्राचीन भारत की नदी क्या है, यहाँ से निकलती है, गिरती है, निकलती है, गिरती है, निकलती है, गिरती है, तो बहुत थोड़ी दूरी है, 700, 800, 500, 600 की दूरी, 400 की दूरी तय करती है। लेकिन हिमालय नदियां 2000, 2500, 2300, 2100 इतनी लंबी लंबी दूरी तय करती है। तो डेल्टा का बनना नदी की लंबाई पर डिपेंड करता है। क्या होता है? डेल्टा का बनना नदी के लंबाई पर डिपेंडेंट करता है, लेकिन एस्चुरी का बनना नदी के ढलान पर डिपेंडेंट होता है। अभी समझाएं बहुत अच्छे तरीके से, देखो कैसे बताते हैं। ऐसी नदियां, ध्यान समझना, ये मान लो कि ये पूरा हमारा तटीय क्षेत्र है, ये लास्ट, ये स्थलीय क्षेत्र है। क्या है? ये हमारा एक स्थल क्षेत्र है, मान लो, ध्यान से समझ लो, ये हमारा क्या हो गया? ये स्थलीय क्षेत्र हो गया, ये स्थल हो गया। देखना कितना बेहतरीन तरीके से फिगर को मैं ड्रॉ करूं और आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या रीजन होता है डेल्टा में और क्या कैसे बनती है हमारी ये नदियां। जितनी बेहतरीन फिगर बनाओगे ज्योग्राफी पढ़ने का मजा उतना ही ज्यादा रहता है भाई साहब। ठीक है, ये हमारा पूरा स्थलीय क्षेत्र हो गया, ये पूरा क्या हो गया? स्थलीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो देखो जब लंबी जैसे गंगा नदी, गंगा नदी क्या करती है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो भी नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, जब हिमालय क्षेत्रों से निकलेंगी तो वो ढलान पर प्रवाहित होंगी कि नहीं? ढलान पर रहेंगी। तो जब नदियां ढलान पर से बहती हैं तो वो अपने अगल बगल अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है कटाव। क्या होता है? कटाव। वो अगल बगल क्षेत्रों को क्या करती है? काटती चलती है। तो जब इस मूवमेंट पर रहेंगी और काटेंगी तो क्या कहीं भी वो अपने मालवाओं को इकट्ठा करेंगी? नहीं करेंगी। जब तक ढलान पर रहेंगी पूरी मालवा के साथ भी और पूरी नदी एक भागेगी, बहुत तेजी से नीचे की ओर भागेगी। लेकिन जैसे जैसे ढलान एक समतल के रूप में नदी आएगी तो भी अगल बगल क्षेत्रों को काटेगी, क्योंकि वहां से प्रवाह क्या तेज है तो इधर भी तेज होगा। लेकिन अगल बगल नदी क्या करेगी? काटेगी। तो जब काटेगी और जैसे जैसे मालवा क्या होता है, मालवाओं की संख्या नदी में ज्यादा होती है, नदी की प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और नेचर के आधार पर देखा गया है कि ऐसी नदियां, ध्यान से समझना, ऐसी नदियां, बहुत ध्यान समझो, ऐसी नदियां जो अपने मुहाने पर, क्या, जो अपने मुहाने पर, ऐसी नदियां जो अपने मुहाने पर मालवाओं का क्या करती हैं? जमाव करती हैं। किसकी करती है भैया? मालवाओं का जमाव करती हैं। वो ऐसी नदियां क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर से सुन लो, ऐसी नदियां जो अपने मुहाने पर, मतलब गिरने से पहले मुहाने पर मालवाओं का क्या करती हैं? जमाव करती हैं। और किसी किसी किताब में देता है कि त्रिभुजाकार आकृति बनाती हैं। उन नदियों को क्या बोला जाता है? वो नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। अब नदी लंबी दूरी तय कर आ रही है तो बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करेगी। नदी छोटी दूरी तय कर आ रही है तो छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण करेगी। सीधी सीधी भाषा में याद रख लेना कि ऐसी नदियां जो अपने मुहाने पर मालवाओं का जमाव करती हैं, वो ऐसी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। समझ में आ गया? चलो, क्यों? क्योंकि ये समतल पर है, ये समतल पर आई, यहाँ पर प्रवाह क्षेत्र धीरे हुआ, मालवा अपने आप इकट्ठा होना शुरू हुआ, नदी इधर उधर से भागना शुरू की और इस तरीके के आकृति का क्या करती है? निर्माण करती है। समझ आया? लेकिन वही एस्चुरी में ऐसा नहीं होता है। क्यों? एस्चुरी कम दूरी तक, एस्चुरी वाली नदियां कम दूरी तय करती हैं और तीव्र ढलान पर से प्रवाहित होती है। क्या? ढलान पर से जाती है, मतलब सीधे ऐसे स्वरूप से यहां से निकली, यहां से सीधे सागर में चली गई। तो यहां पर बिल्कुल वैसे ही रहेगा कि ऐसी नदियां जो अपने मुहाने पर मालवाओं का जमाव नहीं करती हैं बल्कि अपनी मालवा सागर में बहा ले जाती है, ऐसी नदियां किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। देख लो, ऐसी नदियां जो अपने मुहाने पर मालवाओं का जमाव नहीं करती हैं
बल्कि अपने मालवा को सागर में बहा ले जाती है, ऐसी नदियां किसका निर्माण करती हैं? ऐसी नदियां एस्चुरी का क्या करती है? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भैया? एस्चुरी। एस्चुरी का क्या करती है? निर्माण करती है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज समझ में आया होगा कि डेल्टा किसे कहते हैं और एस्चुरी किसे कहते हैं। समझ में आ गया? एस्चुरी के लिए बताएंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है। यहां तक ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा क्या। और रिप्लाई दे देना कि क्लास ठीक लगी कि ना लगी, रिप्लाई दे देना। ये डेल्टा हो गया, ये एस्चुरी हो गया। समझ में आता है? ये फिगर हमने ड्रॉ कर लो, तब आगे बढ़े फिर बढ़ना शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ड्रॉ फिर बनाओ उसको। हो गया? चलो आगे देखो। आगे जब हम बात करते हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अच्छा चलो ठीक, इसको मिटा दें, ऊपर से दिखे वरना नीचे दिखे नहीं जाए। इतना आपको लिख लेना अपने कॉपी पर, ये पूरी मिटा देते हैं, मिटा दी रहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। हो गया? चलो हटाते हैं। चलो देखो, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो जो हिमालय की नदियां होती हैं वो गार्ज का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? गार्ज का निर्माण करती हैं। लेकिन वहीं ये प्रायद्वीपीय नदियां उथली घाटियों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? उथली घाटी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? उथली घाटी का। हिमालय नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं। गार्ज का निर्माण बहुत आसान तरीकों में समझाना होगा मैं, कोई थ्योरेटिकल इसकी पूरी व्याख्या आपकी कॉपी में लिखी गई है और उसी आधार पर भी मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में जाएगा। वो मेरी ओरिजिनल नोट है, याद रखिएगा। उथली घाटी का निर्माण, उथली घाटी का निर्माण पढ़ के देखो, नदी ज्यादा समझ में आएगा। उथली घाटी का निर्माण हो गया। अब सबसे पहली बात ये उठी कि सर व्हाट इज द गार्ज एंड व्हाट इज द घाटी क्या होता है? गार्ज और घाटी दोनों एक ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो, जो हिमालय नदियां हैं वो गार्ज का निर्माण करती हैं। गार्ज का निर्माण करने का मतलब क्या है कि अत्यधिक गहराई को क्या करते हैं? प्राप्त करती हैं। जैसे आज भी सुने होंगे कि आज भी जो नदियां होती हैं वो हिमालय को काटती हैं, क्योंकि हिमालय को काटा जा सकता है, क्योंकि हिमालय का निर्माण नदियों के मालवाओं के जो जमाव से ही हुआ है, उथाल हुआ है, वो नदियों के मालवा के जमाव से हुआ। तो हिमालय को काटा जा सकता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों को बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको नदियां काट नहीं पाती, लेकिन हिमालय को नदियां काट सकती हैं। रखिएगा। तो मान लो ये पूरा हमारा क्या हुआ? ये पूरा हमारा हिमालय क्षेत्र हुआ। क्या हुआ? ये पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र हुआ। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? पूरा का पूरा क्या हुआ? हमारा हिमालय क्षेत्र हुआ। तो ये हम पहले बता दें कि गार्ज क्या होता है और घाटी, ये भी फिगर बना लेना ताकि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आएगा। देख लो, ये पूरा का पूरा एरिया समझा देते हैं ऐसा कि कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। बनाते रहो, साथ में बैठ के ना, देखो मत, बस आंख निकाल के देख लो, बनाते चलो सब चीजों को। चलो इसको हटा दे, ज्यादा मतलब नहीं हटा दो। मान लो ये हमारा हिमालय है। क्या है? हिमालय। तो हिमालय की जैसे मान लो ये हमारा हिमालय है, हिमालय दिन पर दिन उसकी ऊंचाई बढ़ती है, क्योंकि ये यूरेशिया प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। तो हमेशा एक साल में, पूरे 1 ईयर में हमारी जो ऊपर का भारतीय प्लेट का जो ऊपरी खोपड़ी है वो यूरेशिया प्लेट में अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर मूव करता है, तो ये उठती है। तो देखो, हमारे हमेशा हिमालय क्या करता है? ऊपर की ओर मूव करता है और नदियां जहां बहती हैं वो नदियां उन क्षेत्रों को काटते चलती हैं। तो ऐसे नदियां, जो ऐसे नदियां एक सामान्य रूप से गहराई बनाती हैं, ऐसी नदियां जो एक सामान्य रूप से क्या करती हैं?
गहराई बनाती हैं, वह ध्यान समझना, ऐसी नदियां जो सामान्य गहराई का निर्माण करती हैं और उनमें जल का भराव होता है। ना समझ में आया तो बताना, दोबारा समझा दूंगा मैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोबारा मैं पूछना पड़े आप लोगों को, मैं अपने हिसाब से समझा दूं बहुत अच्छे से। ऐसी नदियां देखो, पठारी क्षेत्र में सुन लो पहले, हिमालय, सिंधु गाज, दिबांग गाज, गंगा गाज, वो क्या होती हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा हिमालय है, हिमालय उठता है, हिमालय मूव करता है ऊपर, ऐसे ऐसे वो बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्या, उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो सोचो यहां से वो नदी बढ़ रही है, यहां से वो नदी, इमेजिन करो कि ऐसे क्षेत्र ऐसे नदी बह रही है। तो जब हिमालय उठता है तो नदी यहां से उसको काट देती है, क्योंकि नदी प्रॉपर यहां से बह रही है। तो ये वाला हिस्सा निरंतर और ये वाला हिस्सा निरंतर उठता चला जाता है, लेकिन ये वाला हिस्सा और गहरा, मतलब क्या होगा, वो काटती चल रही है, उधर इधर उठ रहा है, इधर उठ रहा है, तो ये और गहरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो ऐसी नदियां जो स्थलों में सामान्य रूप से गहराई का निर्माण करती हैं और उनमें जल का क्या होता है, भराव होता है, इसी गहरे में आकृति को हम क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। समझ में आ गया। लेकिन ऐसी नदियां जो घाटी से भी बड़ी गहरे नुमा स्थल में गहरे नुमा आकृति का निर्माण करती हैं, उन्हें हम गाज बोलते हैं। कुछ इस तरीके के मूवमेंट पर, ठीक है, कुछ इस तरीके के मूवमेंट पर। और ये हमेशा घाटियों का निर्माण कहां होता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। क्योंकि देखो क्या होता है, कंकड़ पत्थर है, जितना काट सकी काट ली, देखो जब तक उनको कंकड़ मुलायम मिला तब तक नदियों ने काटा, और जहां बड़ा चट्टान मिला उसके नीचे वो घाटी का निर्माण करेगी, क्योंकि उससे नीचे काट ही नहीं पाएगी, बड़े चट्टान है आपने, हम लोग खुद नहीं काट पाएंगे, तो नदियां कैसे काटेंगे। तो उनकी अवस्था उतनी घाटी पर क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन हिमालय नदियां निरंतर क्या करती है, उस हिमालय क्षेत्र को काटती रहती है और अपनी गहराई को बढ़ाती है। और सोचो जिस नदी की गहराई ज्यादा होगी वो यहाँ पर जल का ग्रहण भी तो ज्यादा करेगा, जल क्षेत्र भी तो ज्यादा बढ़ाएगा। तो ऐसी मतलब ऐसी नदियां जो घाटियों से भी अधिक गहराई बनाती हैं स्थलों की, और उनमें जो जल का भराव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, गाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गाज बोला जाता है। तो हमारी हिमालय नदियां गाज का निर्माण करती हैं और घाटी का निर्माण करती हैं। तो इसी के आधार पर इनको कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे उल्टा बना दिया ना फिगर, ये इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, बना दिया तो ठीक है, क्या दिक्कत है, रुक जाओ सीधा कर देते हैं, नहीं तो हमको लिखने में ज्यादा आसानी होगी। आप लोग अपने हिसाब से बनाते रहिएगा, आप लोग मत वो करिए। ये हम कर दिए इधर गाज और इधर दिखा दी कैसे घाटी, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो जो घाटियां नदियां है, जो घाटी का निर्माण किया उतने पर उनकी गहराई होगी पूरी, वो अब काट ही नहीं सकती है। लेकिन यही फर्क होता है कि हिमालय की नदियां लगातार उस गहराई को बढ़ाती चलती हैं, जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा करती हैं। तो ये हमारी हो गई घाटी और ये हमारी हो गई गाज। क्या हो गया, गाज हो गया। तो इनमें अभी भी क्या सोचो, जब जवान होते हैं तो लड़ाई झगड़ा मारपीट काम वाम करने के लिए बहुत एक्टिव होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमारे अंदर की कोशिकाएं भी वीक होती हैं, उम्र बढ़ता है, काम करने की क्षमताएं कम होती है, बोलने की क्षमताएं कम होती है, ठीक। तो हमें क्या होता, कहते हैं लड़का जवान था या युवा अवस्था में था तो बहुत काम किया करता था। तो ठीक हिमालय नदियों को, क्योंकि हिमालय की नदियां सदैव अपने गाज का निर्माण करती रहती हैं, इसीलिए इन नदियों को हम युवावस्था की क्या बोलते हैं, युवावस्था की नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है भैया, इनको हम लोग युवा अवस्था की नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर इधर ही बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, घाटियों की बात कर रहे हैं, तो घाटी के एक बार आपने निर्माण कर दिया, घाटी का निर्माण हो ही नहीं रहा, तो इनको प्रौढ़ावस्था की नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था की नदी बोलते हैं। तो हमेशा बोला जाता है कि जो नदी वो होती है, ठीक है, ठीक है, गाज हिमालय नदियों को क्या बोलते हैं, युवा अवस्था की नदी बोलते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को प्रौढ़ावस्था की नदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जल हिमालय नदियां क्या होती है, हिमालय नदियों में जल साल भर मतलब सामान्य रूप से बना होता है, तो इनको हम सदा नीर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सदा नीर नदी कहते हैं।
क्या बोलते हैं? सदा नील नदी के नाम से भी जाना जाता है किन नदियों को? हिमालय नदियों को, क्योंकि इनमें जल का स्तर सदा का मतलब क्या होता है? सदैव। और नील का मतलब क्या होता है? जल। ऐसी नदियां जिनमें सदैव जल का स्तर सामान्य रूप से बना रहा है उसे सदा नील नदी कहते हैं। समझ आ गया? तो ये उथली घाटियों का निर्माण करती हैं, बल्कि हिमालय नदियां गाज का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। जो मुख्य बातें हम समझा दे रहे हैं, बाकी नोट्स में पढ़ लेना अपने हिसाब से। आगे आ जाओ। अगला पॉइंट होता है कि हिमालय नदियां जो होती है पूर्ववर्ती नदी होती है। कैसी होती है? पूर्ववर्ती नदी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कैसी होती है? पूर्ववर्ती नदी होती है, जबकि हमारी ये नदी अनुवर्ती नदी होती है। क्या होती है? हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अनुवर्ती नदी के नाम से जानते हैं और हिमालय नदियों को पूर्ववर्ती के नाम से जानते हैं। कहोगे सर इसका लॉजिक क्या हुआ? ऐसी नदियां, पूर्ववर्ती सुन लो, ऐसी नदियां जो हिमालय को काटकर, ध्यान समझना, ऐसी नदियां जो हिमालय को काटकर आज भी अपने मार्ग पर निरंतर प्रवाहित हो रही हैं, बिना मार्ग बदले, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय की गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां क्या? पूर्ववर्ती नदियां हैं। इनका ये आज तक इनका मार्ग में हिमालय का भले निर्माण हुआ, पर इन्होंने अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं किया। पूर्व क्यों कहा गया? क्योंकि जब टेथिस सागर था तो वो पूर्व दिशा की ओर जाकर बहती थी, इसीलिए इनको पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जाना जाता है। और अनुवर्ती नदी का मतलब होता है कि ऐसी नदियां जो एकदम सीधे मार्ग में और एक दो पठारी क्षेत्रों के मध्य क्या हो रही हो? प्रवाहित हो रही हो, ऐसी नदियों को अनुवर्ती नदियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में? ध्यान सुनो, क्या बोलते हैं? अनुवर्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है? इन चीजों को एकदम बेहतर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा, तो एक एक चीज आपकी बहुत बेहतर तरीके से क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। ठीक है? तो इसमें यही जानना था कि पूर्ववर्ती होगी, ये अनुवर्ती होगी। पूर्ववर्ती बताया, ऐसी नदियां जो हिमालय को काटकर आज भी अपने पुराने मार्ग पर प्रवाहित हो रही हैं, बिना मार्ग परिवर्तन किए, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अनुवर्ती नदियां, ये नदियां जो होती हैं वो अभी भी अपने दो पठारी क्षेत्रों के मतलब पुराने ही मार्ग पर चल रही हैं, पर काटती नहीं। ठीक है? तो ये अनुवर्ती नदियां हो जाती हैं। दूसरी चीजें क्या होती हैं कि जितने भी हिमालय की नदियां होती हैं, ये विसर्ग का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? विसर्ग का निर्माण करती हैं। विसर्ग का मतलब होता है कि ये नदियां कुछ इस तरीके से रहती है, सांपनुमा। सर्ग का मतलब होता है सांपनुमा। तो याद रखिएगा, हिमालय को यह पूछा जाए कि हिमालय की नदियां किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं, तो यह विसर्ग आकृति का निर्माण करती है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का निर्माण करती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां किस तरह सीधे लंबवत, मतलब क्या? एकदम सीधा बहती है, इनमें बहुत ज्यादा कर्व नहीं होता है। ये सीधे ऐसे ऐसे बंद होगा, ये सीधे, क्योंकि दो इधर भी पठारी क्षेत्र, इधर भी पठारी क्षेत्र, ये सीधे मूव करती है। लेकिन गंगा नदी देखोगे तो यूं ऐसे 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 कर बहती है, क्योंकि समतलीय क्षेत्र में ये मूव करती है और काट देती है, बल्कि काट नहीं पाती है। तो ये विसर्ग का निर्माण करती है और ये हमारा लंबवत निर्माण करती है हिमालय की। ठीक है? ये सारी चीजें आप अपने कॉपी पर नोट कर लेना विद फिगर के साथ, और आज मैं चेक करूंगा, मेरे को भेज देना नोट्स बनाकर कि हाँ सर मैंने आपका नोट बना लिया है। ठीक है? और जितना पढ़ाया गया नोट्स में आपके हैं वो सारे नोट्स अपने पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो बाकी फिर कल से क्लास अगले लेक्चर नदी शुरू कर देंगे, नदी पढ़ाना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एंजॉय योर क्लास।